हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल लीगल नॉलेज टू यू। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आर्टिकल 19 जो बात करता है राइट टू फ्रीडम की। तो आर्टिकल 19 हमें बेसिकली 6 राइट देता है। सॉरी। तो आर्टिकल 19 के अंडर जो 6 राइट दिए गए हैं वो सिर्फ इंडिया के सिटीजन्स को ही दिए गए हैं। और दूसरा, जो आर्टिकल 19 का इन्फोर्समेंट है वो केवल स्टेट के अगेंस्ट ही किया जा सकता है। तो हमें तीन बातें जाननी जरूरी है आर्टिकल 19 को आगे डिस्कस करने के लिए। नंबर एक, ये सिर्फ राइट जो राइट है वो इंडियन सिटीजन्स को ही मिला हुआ है। दूसरा, इसका जो इन्फोर्समेंट है वो सिर्फ स्टेट के अगेंस्ट किया जा सकता है, किसी प्राइवेट एंटिटी के अगेंस्ट में आर्टिकल 19 का इन्फोर्समेंट नहीं हो सकता। और जो तीसरी बात है वो ये है कि हमें इस आर्टिकल 19 में 6 राइट प्रोवाइड किए गए हैं, लेकिन ओरिजिनली हमें 7 राइट दिए गए थे। इसमें राइट टू प्रॉपर्टी भी था जो क्लॉज एफ में था, लेकिन अमेंडमेंट जो आया हमारा 44 जो था उसके द्वारा इसको ओमिट, एफ जो क्लॉज था उसको ओमिट करके जो हमारा आर्टिकल 300 ए है वहां पर डाल दिया गया। तो जो राइट टू प्रॉपर्टी है वो आज की डेट में एक फंडामेंटल राइट ना होकर एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। कॉन्स्टिट्यूशनल राइट क्या होते हैं, मतलब फंडामेंटल राइट से थोड़ा कम होते हैं। फंडामेंटल राइट की जो इन्फोर्समेंट की का लेवल है वो थोड़ा ज्यादा होता है, और जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है वो भी पावरफुल होते हैं, लेकिन फंडामेंटल राइट से कम पावरफुल होते हैं। तो जानते हैं आर्टिकल 19 में जो हमें 6 अधिकार दिए गए हैं उनके बारे में डिटेल में। तो आर्टिकल 19 का क्लोज 1 ये कहता है प्रोटेक्शन ऑफ सर्टेन राइट्स रिगार्डिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच ईटीसी। मतलब जो आर्टिकल 19 का क्लोज 1 है वो कुछ राइट हमें ग्रांट करता है इंडियन सिटीजन को। तो इसमें पहला राइट क्या है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। दूसरा राइट क्या है, राइट टू असेंबल पीसेबली एंड विदाउट आर्म्स। तो जो ए है वो कहता है कि प्रत्येक नागरिक को स्पीच की और एक्सप्रेशन की स्वतंत्रता होगी। दूसरा कहता है कि हर एक नागरिक को असेंबल होने की स्वतंत्रता होगी, मतलब राइट टू मीटिंग होगा, राइट टू असेंबल दिया गया है, मतलब इकट्ठा होने की जो है आजादी होगी। लेकिन इसमें एक कंडीशन भी है, विदाउट आर्म्स होना चाहिए, कोई हथियार नहीं होना चाहिए और पीसेबली होना चाहिए। मतलब उस मीटिंग का या वो जो टुगेदरनेस है उसका जो पर्पज है वो शांतिपूर्ण होना चाहिए और विदाउट आर्म्स होना चाहिए, बिना किसी हथियार के होना चाहिए। हमारा जो सी क्लॉज है वो ये कहता है कि प्रत्येक नागरिक को राइट टू फॉर्म एसोसिएशन होगा, यूनियंस होगा और कोऑपरेटिव सोसाइटी होगा। मतलब भारत के प्रत्येक नागरिक को ये राइट होगा कि वो एसोसिएशन बना सके। जैसे कर्मचारियों की एसोसिएशन होती है, जो आईएएस ऑफिसर्स हैं उनकी एसोसिएशन होती है, डॉक्टर की एसोसिएशन होती है, एडवोकेट्स की एसोसिएशन होती है। तो इंडिया के हर सिटीजन को ये अधिकार होगा कि वो एसोसिएशन बना सके, यूनियंस बना सके, कोऑपरेटिव सोसाइटीज फॉर्म कर सके। कोऑपरेटिव सोसाइटी ओरिजिनली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था, इसको भी बाद में अमेंडमेंट एक्ट द्वारा लाया गया था। जो हमारा डी क्लॉज है वो इंडियन सिटीजन्स को राइट देता है टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। मतलब भारत के प्रत्येक नागरिक को यह अधिकार होगा कि वो भारत के क्षेत्र में, भारत के एरिया में, भारत के किसी भी हिस्से में फ्रीली मूव कर सकता है। तो डी हमें फ्रीली मूव करने की आजादी देता है, कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं हो सकती कि आप इस एरिया में नहीं जाएंगे, उस एरिया में नहीं जाएंगे। कुछ कंडीशंस हैं जो हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन बेसिकली जो इसका मेन लॉ है, जो ओरिजिनल लॉ है, वो हमें राइट टू फ्रीली मूव देता है विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। जो हमारा ई क्लॉज है वो प्रत्येक नागरिक को राइट देता है राइट टू रिजाइड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ टेरिटरी ऑफ इंडिया। मतलब हर एक नागरिक को ये अधिकार है कि वो भारत के किसी भी हिस्से में जाके रिजाइड, निवास कर सकता है और सेटल हो सकता है। यहाँ रिजाइड का मतलब कुछ दिन के लिए है, जैसे मान लिया मैं जाकर बैंगलोर में कुछ दिन के लिए रह सकती हूँ, जम्मू कश्मीर में कुछ दिन के लिए रह सकती हूँ। लेकिन सेटल का मतलब अगर मैं अपने परिवार सहित परमानेंट वहां शिफ्ट हो जाऊं तो
वहां सेटल होने का भी राइट हमें क्लॉज ई देता है। अब जो एफ क्लॉज था वो मैंने पहले ही बता दिया कि वो ओमिट हो गया था, जो प्रॉपर्टी का राइट देता था, और वो अब एक फंडामेंटल राइट ना होके हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, और वो 44 अमेंडमेंट द्वारा ओमिट कर दिया गया था। तो हमारा जो जी क्लॉज है वो प्रत्येक नागरिक को राइट देता है टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और टू कैरी ऑन एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस। तो जो जी क्लॉज है वो इंडिया के हर एक नागरिक को ये अधिकार देता है कि वो अपनी मनपसंद का कोई भी प्रोफेशन चूज कर सकता है। मैं चाहूँ तो एडवोकेसी कर सकती हूँ, मैं चाहूँ तो डॉक्टर बन सकती हूँ, मैं चाहूँ तो आईएएस बन सकती हूँ। तो हर एक इंसान को, जो भारत का नागरिक है, उसको राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन है, और वो चाहे तो कोई भी अपना ऑक्यूपेशन, कुछ भी अपना काम कर सकता है, कुछ भी बिजनेस कर सकता है, कोई भी ट्रेड कर सकता है, कुछ भी बिजनेस कर सकता है। तो जी जी क्लॉज प्रत्येक नागरिक को राइट टू ऑक्यूपेशन, राइट टू ट्रेड और राइट टू बिजनेस देता है। अब ये जो हमारे फंडामेंटल राइट्स जो है, जो आर्टिकल 19 में दिए गए हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट तो है, लेकिन क्या ये एब्सोल्यूट है? तो आर्टिकल 19 जो क्लॉज 1 है वो कुछ राइट्स देता है, लेकिन इसके आगे के जो क्लॉजेज हैं, क्लॉज 2, क्लॉज 3, क्लॉज 4, वो हमारे इन्हीं राइट्स पर रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो आर्टिकल 19 है वो एब्सोल्यूट नहीं है, उस पर कुछ रिस्ट्रिक्शन है। हाँ, जो सॉरी, जो रिस्ट्रिक्शन है वो रिजनेबल है, और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अगले पार्ट में जो है बताई गई है कि किस किस बेस पर जो हम जो गवर्नमेंट है वो इंडियन सिटीजन्स की जो मतलब फ्रीडम है स्पीच की, एक्सप्रेशन की, कैसे कैसे उनको कर्टेल कर सकती है। तो हम एक्सेप्शन बाद में जानेंगे, पहले हम जान लेते हैं कि जो राइट दिए गए हैं इनके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है और कहां कहां तक इनका एक्सपेंशन है। आर्टिकल 19 क्लॉज 1 का जो सब क्लॉज ए है वो ये कहता है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। वैसे तो आर्टिकल 19 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसका सब क्लॉज ए ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंसी रखता है, चाहे वो सोसाइटी के हिसाब से हो या फिर एग्जाम के प्रोस्पेक्ट से हो। तो ये क्लॉज बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और इसको ध्यान से समझेंगे विद केस लॉज। तो जो हमारा क्लॉज सब क्लॉज ए है वो 3 राइट इंक्लूड्स करता है। राइट टू रिसीव इंफॉर्मेशन, नंबर 2 राइट टू एक्सप्रेस ऑन आइडियाज, और तीसरा है राइट टू कीप। तो सब क्लॉज ए हमें बेसिकली 3 राइट देता है। राइट टू रिसीव इंफॉर्मेशन, हर एक नागरिक को जो भारत में रहता है उसको ये अधिकार होगा कि वो किसी भी जो भी गवर्नमेंट का एक्ट है उसके बारे में इंफॉर्मेशन जान सके, और इसी के लिए राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट लेकर आए थे 2005 में। तो राइट टू रिसीव इंफॉर्मेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो इस बेस पर था कि जब तक हमें गवर्नमेंट के जो चीजें हैं, जो लॉज हैं, जो उनके फैक्ट्स हैं, अगर उनके बारे में इंफॉर्मेशन ही नहीं होगी तो हम अपने आइडियाज कैसे एक्सप्रेस करेंगे। तो क्लोज सब क्लोज ए में राइट टू रिसीव इंफॉर्मेशन भी आता है। नेक्स्ट जो आर्टिकल 19 का सब क्लोज ए बोलता है वो ये बोलता है कि राइट टू एक्सप्रेस ओन आइडियाज। इंडिया के हर सिटीजन को ये अधिकार होगा कि वो अपने आइडियाज को, अपनी फिलॉसफी को,
अपने वो क्या सोचता है, उसकी थिंकिंग कैसी है, उसको एक्सप्रेस कर सकता है। हाँ बेशक इसमें कुछ रेस्ट्रिक्शन दी गई है, जैसा कि हमने पहले बताया कि आर्टिकल 19 एक एब्सोल्यूट राइट नहीं है, इस पर रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन है, लेकिन फिर भी राइट टू एक्सप्रेस ओन आइडियाज भी राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन में आता है। जो हमारा तीसरा राइट है जो सब क्लोज ए में दिया गया है वो है राइट टू कीप सीक्रेसी। मतलब हर एक नागरिक को ये अधिकार है कि वो किसी भी इंफॉर्मेशन को, चाहे वो उससे उससे रिलेटेड हो या ना रिलेटेड हो, कि वो उसको सीक्रेट रख सकता है, और कोई भी मतलब स्टेट का पर्सन उसको ये कंपेल नहीं कर सकता कि वो उस सीक्रेसी को मतलब दुनिया के सामने ला सके। तो बेसिकली तीन राइट है, राइट टू रिसीव इंफॉर्मेशन, एक्सप्रेस ओन आइडियाज और कीप सीक्रेसी। तो राइट टू फ्रीडम एंड एक्सप्रेशन एक इम्पोर्टेंट हमारा राइट है, और सुप्रीम कोर्ट ने भी इसमें बहुत सारे जो राइट है वो ऐड किए हैं। जैसे राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन में जो राइट टू रिमेन साइलेंट भी ऐड किया गया। तो एक केस आया था इमैनुअल बिजॉय वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि राइट टू एक्सप्रेस इंक्लूडेड है राइट। तो इस लैंडमार्क जजमेंट में जो था बिजॉय इमैनुअल वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये क्लैरिफाई किया था कि राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन जो में एक राइट और इंक्लूड है जिसे कहते हैं राइट टू रिमेन साइलेंट। तो विजय इमैनुअल वर्सेस स्टेट ऑफ केरला में क्या हुआ था कि तीन बच्चे थे जो यवोहा जो एक डोमिनेशन होता है डिनोमिनेशन, एक तो उसके तीन बच्चे थे जो स्कूल में राष्ट्रीय गान जब गाया जा रहा था वो उसकी राष्ट्रीय गान की रिस्पेक्ट में खड़े तो हो गए थे, लेकिन उन्होंने राष्ट्रीय गान को गाया नहीं था। इसीलिए प्रिंसिपल ने उन तीनों बच्चों को स्कूल से रेस्टिगेट कर दिया। तो उन तीनों बच्चों के जो पेरेंट्स थे वो हाई कोर्ट पहुंच गए, और हाई कोर्ट ने भी कहा कि हाँ इन तीनों बच्चों ने जो है जो हमारा नेशनल एंथम है उसको डिसरेस्पेक्ट किया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि क्योंकि वो बच्चे किसी एक पर्टिकुलर धर्म से बिलोंग करते थे, और उनके धर्म में ये माना जाता है कि वो सिर्फ जो अपना यहोवा जो उनका भगवान जिसको मानते हैं सिर्फ उसी के रिस्पेक्ट में गा सकते हैं, लेकिन वो नेशनल एंथम की रिस्पेक्ट में खड़े हुए थे। तो ये नहीं कहा जा सकता कि वो बच्चे नेशनल एंथम की डिसरेस्पेक्ट कर रहे थे। हाँ वो उन्होंने नहीं गाया था, तो ये उनको एक अधिकार देता है जो हमारा आर्टिकल 19 का क्लोज एक वन का क्लोज सब क्लोज ए है, वो ये कहता है कि राइट टू एक्सप्रेस का में राइट टू बी साइलेंट भी इंक्लूड होता है। मतलब अगर किसी इंसान को अपने आइडियाज को एक्सप्रेस करने का राइट है तो उसको साइलेंट रहने का भी अधिकार है। तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि राइट टू रिमेन साइलेंट भी एक फंडामेंटल राइट है अंडर आर्टिकल 19। इसके अलावा जो दूसरा केस था जिसमें प्रेस प्रेस की फ्रीडम को भी रिकॉग्नाइज किया गया था, तो वो केस था रोमेश थापर वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास। तो इस लैंडमार्क जजमेंट में जो था रोमेश थापर वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने फ्रीडम ऑफ प्रेस का प्रिंसिपल दिया था, और ये कहा था कि फ्रीडम ऑफ प्रेस भी अंडर आर्टिकल 19 एक हमारा फंडामेंटल राइट है। ये रोमेश थापर वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है, क्योंकि प्रेस की फ्रीडम कहीं पर भी नहीं दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार इस केस में जो है प्रेस की फ्रीडम के बारे में प्रिंसिपल दिया था। जो रिसेंट का हमारा जजमेंट है आर्टिकल 19 के रिस्पेक्ट में, वो है नवतेज सिंह जोहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने जो सेक्शन 377 आईपीसी है उसको डीक्रिमिनलाइज किया, और वो इस राइट टू एक्सप्रेशन के
रिस्पेक्ट में इसको डिक्रिमिनलाइज किया। तो आर्टिकल 377 कहता था कि अगर सेम सेक्स वाले, अगर कोई बंदे हैं, अगर वो किसी सेक्सुअल एक्टिविटी में इन्वॉल्व पाए जाते हैं तो वो क्रिमिनल एक्ट होगा और उनको पनिश किया जाता था। 2017 में पुट्टास्वामी केस आया था जिसमें राइट टू प्राइवेसी का एक कॉन्सेप्ट इवॉल्व किया था सुप्रीम कोर्ट ने, और उसी के बेस पर नवतेज सिंह जोहार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस लाया गया था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने जो राइट टू एक्सप्रेशन का जो राइट है, इसके अंडर सभी जो सेम सेक्स वाले कपल थे उनको ये राइट दिया था कि अगर वो प्राइवेट प्लेस पर कोई सेक्सुअल एक्ट करते हैं तो वो क्रिमिनल एक्ट नहीं होगा और ऐसे पर्सन्स को पनिश नहीं किया जाएगा। तो सेक्शन 377 को डिक्रिमिनलाइज करके जो सेम सेक्स कपल थे उनको मतलब एक राइट दिया था, राइट टू एक्सप्रेशन, कि वो अपनी जो फीलिंग्स है, जो उनका सेक्सुअल ओरिएंटेशन है, उसको एक्सप्रेस कर सके। लेकिन जैसा कि हम कहते हैं कि आर्टिकल 19 एक एब्सोल्यूट राइट नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि इस पर भी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है, ये पब्लिक हार्मनी को डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहिए, और दूसरा ये प्राइवेट प्लेस पर होना चाहिए, ना कि पब्लिक प्लेस पर। तो आर्टिकल 19 क्लोज 1A बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारा एक राइट है, और इसमें राइट टू रिसीव इंफॉर्मेशन, राइट टू एक्सप्रेस ओन आइडियाज, फ्रीडम ऑफ प्रेस, ये कितने सारे ऐसे राइट हैं जो सुप्रीम कोर्ट ने इवॉल्व किए हैं। आर्टिकल 19 क्लोज 1 में अगर आप कोई भी बुक देखेंगे तो बहुत सारे जजमेंट्स मिल जाएंगे, लेकिन इतने जजमेंट्स को याद रखना फिजिबल नहीं है। आप कम से कम जजमेंट याद रखेंगे तो आपको मेंस की आंसर राइटिंग में भी हेल्प मिलेगी और इनको समझने में भी हेल्प मिलेगी। लेकिन एक ओवरव्यू रखिए कि क्या क्या सुप्रीम कोर्ट ने हमको राइट दिए हैं राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन पर। तो अब हमने ये तो देख लिया कि हमको ये राइट मिले हुए हैं, लेकिन हमारा जो 19 का क्लोज 2 है वो कुछ ग्राउंड्स देता है और कहता है कि इन ग्राउंड्स पर अगर गवर्नमेंट को लगता है कि हाँ इसके राइट टू स्पीच और एक्सप्रेशन इंडियन सिटीजन्स का कर्टेल होना चाहिए तो वो कर सकते हैं, लेकिन स्पेसिफिक ग्राउंड दिए गए हैं हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 19 क्लोज 2 में। तो आइए देखते हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या रिस्ट्रिक्शन दी गई है क्लोज 1 पर। तो क्लोज ए जो हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन देता है, तो आर्टिकल 19 का क्लोज 2 उस राइट पर रिस्ट्रिक्शन लगाता है। तो गवर्नमेंट हमारे इस राइट पर किन किन ग्राउंड्स में रेस्ट्रिक्शन लगा सकती है। पहला ग्राउंड है दिस सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, मतलब हम प्रत्येक नागरिक का ये अधिकार तो है कि कुछ भी बोल सकता है, लेकिन वो कुछ ऐसा नहीं बोल सकता जो हमारे देश की जो संप्रभुता है, जो उसकी अखंडता है, उसको हर्ट करे। सिक्योरिटी ऑफ स्टेट, किसी भी इंसान को ये राइट नहीं होगा कि हमारे देश की सिक्योरिटी को हर्ट करने वाला कोई ऐसा स्टेटमेंट दे। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, कोई ऐसा स्टेटमेंट नहीं देगा कि किसी कोर्ट की कंटेम्प्ट हो। पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, डिफामेशन नहीं होना चाहिए। हमें जो राइट दिया गया है उसमें हमको ये राइट नहीं है कि हम दूसरों को अब्यूजिव लैंग्वेज से संबोधित करें या किसी को उल्टा सीधा बोले। तो डिफामेटरी वर्ड भी नहीं होना चाहिए, डिसेंसी और मोरलिटी मेंटेन होनी चाहिए, और किसी ऑफेंस का इंसाइटमेंट नहीं होना चाहिए। तो आर्टिकल 19 का क्लोज ए को रेस्ट्रिक्ट किया जा सकता है सिर्फ इन 6 ग्राउंड पर। इसका मतलब अगर गवर्नमेंट चाहे तो इन 6 ग्राउंड के ऊपर हमारे जो राइट टू स्पीच और एक्सप्रेशन है उसको कर्टेल कर सकती है। हमारा जो नेक्स्ट है वो है आर्टिकल 19 का क्लोज 3। चलो क्लोज बी हमें देता है राइट टू असेंबल पीसेबली एंड विदाउट आर्म्स, मतलब प्रत्येक नागरिक को एक मीटिंग करने की
आज़ादी होगी, लेकिन कंडीशन ये है कि वो पीसफुल होना चाहिए, विदाउट आर्म्स होना चाहिए। तो क्लोज बी की जो रेस्ट्रिक्शन है वो 19 क्लोज 3 में दी गई है, जो बेसिकली 3 कंडीशन है जहां पर जो स्टेट है वो किसी नागरिक के जो क्लोज बी में राइट दिए गए हैं राइट टू असेंबल के, उनको कर्टेल कर सकती है। तो पहला क्या है, द सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, और दूसरा है पब्लिक ऑर्डर। तो एक तो सॉवरेनिटी हो गया, एक इंटीग्रिटी हो गया, दूसरा हो गया पब्लिक ऑर्डर। मतलब हमें राइट टू असेंबल का तो अधिकार है, राइट टू असेंबल में हमारा राइट टू प्रोसेशन भी मतलब इंक्लूड है। तो किसी भी नागरिक को यह अधिकार नहीं होगा कि वो ऐसा प्रोसेशन निकाले कि जो इंडिया की सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी के अगेंस्ट हो और पब्लिक ऑर्डर को डिस्ट्रॉय करता हो। लेकिन क्लोज बी पर एक लैंडमार्क जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट की, हिम्मत लाल वर्सेस पुलिस कमिश्नर अहमदाबाद 1973, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया था कि हाँ गवर्नमेंट को कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाने का अधिकार है, लेकिन गवर्नमेंट ब्लैंकेट बैन नहीं लगा सकती किसी भी पब्लिक मीटिंग पर या प्रोसेशन पर। मतलब आपको ये अधिकार है कि आप पब्लिक मीटिंग को रोक सकते हैं, आप प्रोसेशन को रोक सकते हैं, लेकिन आप ये कंडीशन लगा दो कि ब्लैंकेट बैन की आप करोगे ही नहीं, ऐसा करोगे तो आप इस तरह का प्रोसेशन करोगे ही नहीं, तो ब्लैंकेट बैन को मना किया गया है। तो क्लोज बी में ज्यादा कुछ ऐसा है नहीं, सिर्फ याद आप ये रखेंगे राइट टू असेंबल है, वो पीसफुल असेंबली होनी चाहिए और विदाउट आर्म्स होना चाहिए। हाँ एक चीज आप ध्यान रखेंगे कि ये इलीगल असेंबली नहीं होनी चाहिए, जो कि हमारे सीआरपीसी में और आईपीसी के आर्टिकल 141 में मतलब इलीगल है और पनिशेबल है। तो जब भी हम इस वाले राइट को अपने यूज करेंगे तो जो डिफिनीशन सेक्शन 141 आईपीसी में दी गई है तो उससे मैच नहीं होनी चाहिए, मतलब विदाउट आर्म्स होनी चाहिए। किसी पब्लिक ऑफिसर को अगर वो लॉ का इन्फोर्समेंट कर रहा है तो उसको रोकने के लिए कोई असेंबली नहीं होनी चाहिए। किसी इंसान को ऐसा काम करने के लिए नहीं उकसाया जा रहा हो जिसको वो नहीं करना चाहता हो, या लॉ ने उसको ऑथराइज नहीं किया हो, या किसी की प्रॉपर्टी पर जबरदस्ती कब्जा करना। तो कुछ कंडीशन दे रखी है 141 आईपीसी में जो इलीगल असेंबली को फॉर्म करती है। तो बेसिकली ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जो हमारी असेंबली है वो इलीगल ना हो, और दूसरा ये रेस्ट्रिक्शन जो है इनके कवर को मतलब डिस्ट्रॉय ना करें। तो हर एक नागरिक को असेंबल करने का अधिकार है, लेकिन जो रिस्ट्रिक्शन है वो फॉलो करनी पड़ेगी, और गवर्नमेंट चाहे तो हमारे इस राइट को कर्टेल कर सकती है इन ग्राउंड्स पर। हमारा जो नेक्स्ट राइट है वो है राइट टू फॉर्म एसोसिएशन। तो क्लॉज सी हमें राइट देता है कि फॉर्म टू एसोसिएशन और यूनियन और कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो पहले तो हम ये जान ले कि हमें राइट टू फॉर्म एसोसिएशन का है, राइट टू फॉर्म यूनियन का है। तो अगर हमें ये राइट है कि हम फॉर्म कर सकते हैं, तो हमको ये राइट भी है कि हम इस एसोसिएशन का पार्ट ना बने, किसी एसोसिएशन में हम पार्टिसिपेट ना करें। तो क्लॉज सी की जो रिस्ट्रिक्शन है जिन पर गवर्नमेंट हमारे इस राइट को कर्टेल कर सकती है वह है सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, पब्लिक ऑर्डर और मोरालिटी। पब्लिक ऑर्डर और मोरालिटी शायद हर क्लॉज में सेम ही है, तो इसको हम याद रखेंगे कि हमारा जो कोई भी राइट जो आर्टिकल 19 में है वो पब्लिक ऑर्डर के अगेंस्ट नहीं होना चाहिए, मोरालिटी के अगेंस्ट नहीं होना चाहिए, सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया के अगेंस्ट नहीं होना चाहिए। ये हमारे जो राइट है, जो रिस्ट्रिक्शन है वो बहुत ही ज्यादा हाई लेवल की है। तो इनको इनके बेस पर हमारी गवर्नमेंट हमारे क्लोज राइट में दिए क्लोज सी में जो राइट दिए गए उनको कर्टेल कर सकती है। हमारा जो नेक्स्ट है वो है क्लॉज डी। चलो तो डी है हमारा राइट टू मूव फ्रीली थ्रू आउट इंडिया, और क्लोज ई हमें राइट देता है राइट टू रिजाइड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया। तो बेसिकली डी जो है
वही कहता है कि प्रत्येक नागरिक को भारत के किसी भी हिस्से में घूमने की आजादी है। और ई कहता है कि भारत के प्रत्येक नागरिक को भारत के किसी भी हिस्से में जाकर रहने की आजादी है, वहाँ सेटल होने की आजादी है। तो क्लॉज डी और ई के बेस पर जो गवर्नमेंट रेस्ट्रिक्शन लगा सकती है इंडियन सिटीजन्स के राइट पर, तो उनके ग्राउंड सेम है दोनों के, जो आर्टिकल 19 के क्लॉज 5 में दिए गए हैं। बेसिकली जो ये रेस्ट्रिक्शन है वो किसी जो वहाँ की जनरल पब्लिक है उसके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए है और प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ एसटीज के लिए है। मतलब हमको घूमने का तो अधिकार है, लेकिन सरकार ऐसे लॉज बना सकती है कि भाई दिल्ली के लोग असम में जाकर जो ट्राइब्स हैं उनके इंटरेस्ट को हर्ट नहीं करेंगे। तो किसी भी एरिया के लोगों को का जो मूवमेंट है, जो रिजाइड है, जो सेटल है, तो गवर्नमेंट इसको इस राइट को कर्टेल कर सकती है। किस बेस पर? कि जनरल पब्लिक के इंटरेस्ट पर। जैसे इस जनरल पब्लिक का इंटरेस्ट हम देख सकते हैं कि जैसे नक्सल एरिया है या सेंटिलीज जो आइलैंड है, वहां पर जो वहां के लोग हैं कि किसी जनरल पब्लिक को वहां जाने से मना किया गया। जो अंडमान निकोबार में एक आइलैंड है जिसको सेंटिलीज आइलैंड कहते हैं, वहां पर गवर्नमेंट ने एक लॉ बना रखा है कि वहां पर इंडिया के जो लोग हैं वो नहीं जाएंगे। तो अगर वहां कोई जाता है तो वहाँ के जो लोग हैं वो इस तरह के हैं जिनका डेवलपमेंट आज तक नहीं हो पाया है और वो जनरल पब्लिक को हार्म पहुंचा सकते हैं, इवन उनकी डेथ तक कॉज कर देते हैं। तो गवर्नमेंट ऐसे लॉज ला सकती है जिससे जो जनरल पब्लिक है उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जा सके। और ऐसे लॉज भी ला सकती है कि एसटीज जो आदिवासी होते हैं उनके कल्चर को प्रिजर्व करने के लिए, उनकी लैंग्वेज को प्रिजर्व करने के लिए ऐसे लॉज बना सकती है कि जो राइट टू रिजाइड है, राइट टू सेटल है, वो वहां रिस्ट्रिक्ट कर सकती है। जैसे अभी तक जम्मू और कश्मीर में था, जो हमारा 370 जब हमारा आर्टिकल मतलब हटा नहीं था, तो उससे पहले एक कंडीशन थी कि भारत के अदर साइड के जो लोग होंगे वो जम्मू कश्मीर में ना तो सेटल हो सकते हैं ना जमीन खरीद सकते हैं।